हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। अच्छे होंगे और अच्छा करने की कोशिश कर रहे होंगे। गाइस, हमारी जो सीरीज है उसमें हम आगे बढ़ते हैं। एमपीपीएससी 2022 और 23 के प्रीलिम्स को देखते हुए यूनिट 10 हम कवर अप कर रहे हैं। तो हम 4 वीडियोस पहले कवर अप कर चुके हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। तो अगर हम बात करें तो 1753 में, अगर हम इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो 1753 में बात आती है। उस टाइम पर यहाँ पर इंडियन ऑडिट एवं अकाउंट डिपार्टमेंट, इसको बोलते थे, महालेखाकार का कार्यालय स्थापित किया गया 1753 में। आई अगेन रिपीट, इंडियन ऑडिट एवं अकाउंट डिपार्टमेंट का एक कार्यालय जो महालेखाकार का कार्यालय है उसको स्थापित किया गया था। फिर 1858 में महालेखाकार का कार्यालय अलग जगह स्थापित किया गया। फिर 1860 में सर एडवर्ड ड्रमंड कौन बने, हमारे पहले ऑडिटर जनरल के रूप में नियुक्त किए। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भैया आजादी के पहले या जो एकदम सबसे पहले हमारे ऑडिटर जनरल कौन बने थे, फर्स्ट ऑडिटर जनरल। तो आप बोलेंगे 1860 में बने थे सर एडवर्ड ड्रमंड। आई अगेन रिपीट, सर एडवर्ड ड्रमंड 1860 में बने थे पहले ऑडिटर जनरल। अगर हम बात करें हमारा जो भारत सरकार अधिनियम 1919 जो अंग्रेजों ने पास किया, उसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1935, तो इसमें क्या क्या बदलाव हुए थे। तो महालेखा परीक्षक को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया था, क्योंकि बेसिकली ये सरकार पर नजर रखने के लिए बनाया गया था कि सरकार में कहीं कोई घपला तो नहीं हो रहा। सरकार मतलब जो अंग्रेजों की सरकार उस टाइम पर हुआ करती थी, उस पर कोई घपला तो नहीं हो रहा। तो उसके लिए तो इसको सरकारी नियंत्रण में अगर रखेंगे तो दिक्कत होगी ना, फिर तो वो सरकार के अंडर में ही हो गया। तो इसलिए उसको सरकार के नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया 1919 के अधिनियम में। फिर 1935 में क्या किया, इनको प्रांतीय लेखा परीक्षक, मतलब पहले तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट में एक ही होता था, फिर हर प्रांत में भी एक लेखा परीक्षक को रखा जाने लगा। ये 1935 में हो गया। फिर 1936 में, ठीक है, एक साल के बाद महालेखा परीक्षक के उत्तरदायित्वों को हमने क्या किया, देखो इसको, देखो क्या लिखा हुआ है, महालेखा परीक्षक, मतलब ये लिखने का काम भी करता है और फिर उसका परीक्षण भी करता है। तो यार इसको थोड़ा सा ना कॉम्प्लेक्स हो रहा था, बहुत ज्यादा काम करना पड़ता था। तो क्या करेंगे, तो उन्होंने बोला एक काम करो, इसके उत्तरदायित्वों को लेखा परीक्षा कार्यों का प्रावधान किया। मतलब इसके उत्तरदायित्व में आपने क्या किया, लेखा परीक्षा को अलग से कर दिया कि लेखा परीक्षा करने वाले अलग होंगे, लेखा का काम अलग होगा, लिखने का काम अलग होगा, ऑडिट का काम अलग होगा। लिखेगा कोई, ऑडिट दूसरा करेगा। ठीक है, ऑडिट मतलब समझ गए ना। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, एक मान लीजिए आपके घर में आपके पापा ने आप 5,000 रुपए दिए आपकी मम्मी को, ठीक है, और बोला कि इससे घर का सामान लाना है। तो मम्मी और आप दोनों साथ में गए, घर का सामान लाने गए। आपने बहुत सारी चीजें उसमें लिखी कि भैया हमने 1 किलो शक्कर, 1 किलो बादाम, जो भी आपने चीजें ली वो सब लिखी हैं। तो लिखा किसने है, मम्मी ने। ठीक है, और लेने गए आप और मम्मी दोनों साथ में। ठीक है, फिर उसके बाद अब पापा ने 5,000 दिए थे, तो अब पापा ऑडिट करेंगे। पापा ये देखेंगे कि भैया इन्होंने जितने रुपए लिए थे उतने क्या पूरे खर्च हो गए या कुछ बचे हुए हैं या किसमें कितना पैसे लगे हुए हैं, वो सब चीजें तो पापा ऑडिट करेंगे। ठीक है, तो इसे इन्होंने क्या किया 1936 में कि महालेखा परीक्षक के उत्तरदायित्व और लेखा परीक्षक के कार्यों का अलग अलग उन्होंने बता दिया कि दोनों के काम अलग अलग होंगे। उसके बाद हम बात करें 26 जनवरी 1950 को अनुच्छेद 148 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को नियुक्त किया गया। ठीक है, अब बात करते हैं 1968 में। ये हमारी आजादी के बाद की कहानी आ गई। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक लेखा बोर्ड की स्थापना की, जिसमें एक अध्यक्ष होंगे और 3 सदस्य होंगे जो कि कैग द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, कैग के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। एक लेखा बोर्ड बनाया 1968 में, जिसमें एक अध्यक्ष और 3 सदस्य। उसके बाद 3 साल के बाद 1971 में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य, शक्ति और सेवा की शर्तें के लिए हमने एक अधिनियम लेकर आए 1971 में। ठीक है, उसके बाद कैग को केंद्र और राज्य सरकारों के लिए लेखांकन और परीक्षण दोनों की जिम्मेदारी दी। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको इतना बड़ा लंबा लेक्चर दिया मम्मी पापा वाला। तो आपको देखो 1936 में हमने क्या किया था, इससे लेखा का काम कोई और करेगा, परीक्षण का काम कोई और करेगा, दोनों अलग कर दिए थे। बट 1971 में हमने फिर से एक अधिनियम लेकर आए और वहां पर बोल दिया कि इनको लेखांकन और लेखा परीक्षा दोनों की जवाबदारी हमने फिर से इनको वापस से दे दी। फिर 1976 में अगेन हम वही कर रहे हैं, कैग को लेखांकन के कामों से फिर ज्यादा हो गया उसके पास काम। तो हमने फिर उसको क्या किया कि भैया 1976 से हमने इसको फिर से लिखने विखने के काम से मुक्त कर दिया कि नहीं नहीं, ज्यादा लिखने के चक्कर में इसको वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता। तो कैग अधिनियम 1971 में हमने संशोधन कर दिया। लेखांकन बेसिकली क्या होता है कि अगर आप एकदम ऑर्गेनाइज्ड वे में, व्यवस्थित रूप से किसी भी संगठन के हिसाब रखते हैं ना, खाते वाते का, तो उसको बोलते हैं। तो पूरी वित्तीय पुस्तक जो रखते हैं, खाता जिसको आप बोलते हैं वो।
ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कैग से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं उनके बारे में, तो अगर हम देखें कि ये संवैधानिक है, बिल्कुल संवैधानिक, क्योंकि संविधान में इसके बारे में बताया गया है। कहां पर बताया गया भैया? तो भाग 5 में बताया गया। अच्छा, कहां से कहां तक? अध्याय 5 में जो आपका आर्टिकल 148 से 151 के बीच में। ओके, 148 में क्या बोला है? 148 में कैग की नियुक्ति, शपथ और सेवा की शर्तें बताई गई हैं। 149 में कैग के काम क्या होंगे, उसके पावर क्या है। 150 में जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो राज्य है उनके खातों का विवरण देखना, ठीक है, मतलब वो सही काम कर रहे हैं कि नहीं, घपला तो नहीं कर रही कोई सरकार। और फिर उसके बाद राष्ट्रपति के अनुसार कैग की सलाह पर काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें आर्टिकल 151 में, तो भारत का एक कैग होगा, ये आर्टिकल 151 में बताया गया है। अच्छा, अगर हम बात करें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पर मैंने आपको अलग से हाईलाइट किए हैं कि संसद की एक लोक लेखा समिति होती है, ठीक है। क्या होती है? एक लोक लेखा समिति होती है। इसका मार्गदर्शक कौन होता है, इसको काम कैसे करना वो कौन बताता है? उसको कैग बताता है, ठीक है। कोई भी रिपोर्ट आती है ना, तो उसमें लोकलेखा समिति में अगर कोई रिपोर्ट आती है, लोकलेखा समिति को आपको मैं आपको बता दूं, इसको पीएसी भी बोलते हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है पीएसी भी लिखा आ सकता है कहीं पर। तो उसका गाइड और मित्र बनकर या मार्गदर्शक बनकर काम कौन करता है? कैग काम करता है। विनियोग लेखे क्या होते हैं? विनियोग लेखे का मतलब होता है कि जो आपने प्रीवियस मतलब एक साल पिछले वर्ष में संसद ने जितनी भी राशि उनको स्वीकृत की थी, जैसे मनरेगा में इतने करोड़, लाडली लक्ष्मी योजना में इतने करोड़, ये सब जो स्वीकृत की थी ना, तो उसका पूरा विवरण, उसको बोलते हैं विनियोग लेखे। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सभी मंत्रालयों में बही खाता संदर्भ में जो भी त्रुटियां होती हैं उनको हटाने का निर्णय कौन लेता? अगर मान लीजिए किसी भी डिपार्टमेंट में कोई खाते में कोई गड़बड़ी आ गई है, ठीक है, अब उनको हटाना है, उसको चेंज करना, उसको सुधारना है, तो वो सब कैग ही करेगा। कैग के मर्जी के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखिए, हमने आर्टिकल 148 देखा, 149, 150, 151। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो आर्टिकल 148 में अगर हम देखें, तो भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक है। आर्टिकल 148(1) में भारत का कैग होगा, जिसकी नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। इसको हटाने की प्रक्रिया बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के जज के जैसी ही है, ठीक है। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, और सुप्रीम कोर्ट के जज के जैसे इसको हटाएंगे हम, ठीक है। आर्टिकल 148(2) में क्या है? इसकी जो शपथ है वो कौन? तीसरी अनुसूची के अनुसार राष्ट्रपति दिलाता है। ओके, 148(3) में क्या है? इसकी जो वेतन और सेवा शर्तों के बारे में है कि इसकी भी एक बार जैसे हमने मान लीजिए इनकी सैलरी डिसाइड कर दी कि भैया 2.5 लाख होगी इनकी सैलरी, ठीक है, सपोज, तो 2.5 लाख में फिर कटौती नहीं हो सकती। इनके जितने भी भत्ते वत्ते मिलते हैं ना, उनमें कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। उसके बाद हमने जो महालेखा परीक्षक अधिनियम 1971 में हम लेके आए थे, उसकी धारा 3 में इनका वेतन लिखा हुआ है। कैसे, कितना लिखा हुआ है भैया? सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर जो होगा ना, वो 2.5 लाख रुपए वो इनकी सैलरी होगी, ठीक है। धारा 4 में इनकी क्या लिखा हुआ है कि पद और अवधि के बारे में, तो 6 साल या 65 साल की एज जो भी पहले होगी उसमें ये रिटायर हो जाएंगे। और अब अगर मान लीजिए इनको अपना रेजिग्नेशन देना है तो प्रेसिडेंट को देंगे। आर्टिकल 148(4) में जब जैसे ये रिटायर हो गए, रिटायर होने के बाद ये कहीं पर भी किसी भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार में कहीं पर भी कोई पद पर नहीं बैठ सकते। आर्टिकल 148(5) में कैग का प्रशासन जो नियम होता है कैग की सलाह से राष्ट्रपति बनाएगा, ठीक है। आर्टिकल 148(5) में क्या होता है? कैग का जो प्रशासनिक नियम है वो कैग की सलाह से ही राष्ट्रपति बनाता है। कैग से ही पूछेंगे और बना देंगे, ठीक है। प्रशासनिक नियम मतलब कैग का डिपार्टमेंट कैसे चलेगा, तो कैग के डिपार्टमेंट के अंदर के जो रूल्स हैं उनके बारे में बात है। आर्टिकल 148(6) अगर हम देखें, तो कैग का वेतन और व्यय ये किस पर है? भारत की संचित निधि पर आधारित होंगे, भारत सरकार की, ठीक है। अच्छा, भारत सरकार की संचित निधि पर आधारित होते हैं, इसका मतलब क्या होता है? मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। इसका मतलब ये होता है कि जो भी संचित निधि में विषय होते हैं उन पर संसद में कभी वोटिंग नहीं होती है बहस के दौरान, ठीक है। आर्टिकल 149 कैग के कर्तव्य और शक्तियां संसद द्वारा संसदीय अधिनियम 1971 में, ठीक है, ये लेकर आए थे, मैंने आपको पहले ही बताया था। उसके बाद आर्टिकल 150 में क्या हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्यों के लिए जो सीएजी है उसकी सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा हम नियुक्ति करते हैं, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 151 में कैग की रिपोर्ट मतलब कैग जो है वो पूरे एक साल की रिपोर्ट बनाता है, और अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट है तो वो राष्ट्रपति को देता है, और अगर स्टेट की रिपोर्ट है तो फिर वो राज्यपाल को देता है। अच्छा, राष्ट्रपति के पास आती है तो फिर क्या होता है? राष्ट्रपति उसको संसद में पेश करवाता है, और राज्यपाल क्या करवाता है? उसको विधानसभा में पेश करवाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, बहुत जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं। अब आयोग का परिचय, इसकी प्रकृति भैया स्वतंत्र और संवैधानिक। संवैधानिक क्यों? क्योंकि जब से अपन आर्टिकल ही पढ़ रहे हैं तो संविधान में लिखा हुआ है। इसके काम क्या है?
के जो भी सरकार के खर्चे होते हैं ना, उस पर निगरानी करना। ठीक है, ये कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही। इसकी स्थापना 1858 में मैंने आपको बताया, बट इसका वर्तमान स्वरूप जो अभी है वो 26 जनवरी 1950 को, मुख्यालय नई दिल्ली है। अच्छा, इसके एडवर्ड ड्रमंड, मैंने आपको बताया ना पहले, जो एडिटर जनरल जिसको अपन बोलते हैं, वो थे 1860 से 1862 तक रहे। पहले भारतीय बी नरहरि राव थे, 1948 से 1954 तक रहे। वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू है, 14वें कैग हैं, 8 अगस्त 2020 से हैं। और दूसरे अगर कैग के बारे में बात करें जो बहुत ज्यादा चर्चित रहे हैं, तो आपका नाम पूछा जा सकता है, विनोद राय 2008 से 2013, शशिकांत शर्मा, राजीव महर्षि, अब तक कोई महिला नहीं रही है, और डॉक्टर अंबेडकर भी इसमें रहे हैं। तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा, और यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत सरकार के रक्षकों में से एक माना जाएगा। इन रक्षकों में उच्चतम न्यायालय, निर्वाचन आयोग और यूपीएससी शामिल हैं। तो अब आपसे पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, जब भी पेपर टफ बनेगा ना, तो इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार महत्वपूर्ण अधिकारियों की सूची में निम्न में से कौन शामिल है, एक चीज। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि भारत सरकार के रक्षकों के रूप में डॉक्टर अंबेडकर ने किसको माना है, तो आपको ऑप्शन देंगे उच्चतम न्यायालय, निर्वाचन आयोग, यूपीएससी और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो ये चारों माने जाएंगे। अगर हम बात करें कैग की स्वतंत्रता के बारे में कि कैग कितनी ज्यादा इंडिपेंडेंटली काम कर पाती, तो आर्टिकल 148(1) में और आर्टिकल 148(6) तक पूरी की पूरी इसकी स्वतंत्रता के बारे में ही बात की गई है कि क्या क्या कर सकते हैं, तो मैंने आपको बताया। ठीक है, कैग के काम और शक्ति 148 से 151 के बीच में है, और जो इनका सेवा शर्त अधिनियम है 1971, उसमें बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। फिर उसके बाद लेखा और लेखा परीक्षा विनियम 2017 के अनुसार कैग के बहुत सारे काम जो नए हुए हैं वो भी हैं। ठीक है, देखो सबसे पहला काम है कि भारत व राज्यों की संचित निधि, आकस्मिक निधि और सार्वजनिक खाते जितने भी होते हैं ना, संचित निधि हो गई, आकस्मिक निधि हो गई, या जो सार्वजनिक खाते हैं उनका परीक्षण करना, उनका ऑडिट करना, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। आर्टिकल 279 शुद्ध आय जो सरकार की होगी, कर या शुल्क की प्राप्तियां जिसमें संग्रहण की लागत शामिल ना हो, मतलब कलेक्शन की लागत शामिल ना हो, उसकी गणना कैग द्वारा प्रमाणित की जाती है। ठीक है, और कैग ने सर्टिफाई कर दिया तो वो फाइनल सर्टिफिकेशन हो जाता है। ठीक है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के किसी भी विभाग के खातों का ऑडिट कर सकती है। राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा अनुशंसित किए जाने पर किसी भी खाते का ऑडिट करने का काम कैग करेगी। स्थानीय निकाय, मतलब जैसे सपोज भोपाल नगर पालिका का करना है, इंदौर नगर निगम का करना है, कहीं का भी करना है, कुछ भी ऑडिट करना है स्थानीय निकाय का, वो कर सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति की सलाह पर। आर्टिकल 150 केंद्र और राज्य के खातों में जिस प्रकार प्रारूप में रखे जाएंगे उसके संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देता है कि भैया ऐसे नहीं चाहिए हमें ये खाते, हम ऑडिट करेंगे बट हमें इसको फिक्स फॉर्मेट में लाओ, फॉर्मेट हम बताएंगे, तो ये राष्ट्रपति को बोल सकते हैं ऐसा। आर्टिकल 151 केंद्र के खातों से संबंधित अपनी ऑडिट रिपोर्ट किसको देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं, फिर राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में उसको रखवाता है। आर्टिकल 151 राज्य के खातों से संबंधित रिपोर्ट किसको देते हैं, गवर्नर को देते हैं, और फिर ये विधानसभा के समक्ष रखी जाती है। ओके, संसद की लोक लेखा समिति के सलाहकार के रूप में मैंने आपको बताया, अभिभावक के रूप में भी वो काम करता है। तो अगर मैं एक बार फिर से रिवाइज करा दूं फटाफट से, तो अपन देख लेते हैं फटाफट। ठीक है, देखिए 1753 में हमने देखा ऑडिट, इंडियन ऑडिट एवं अकाउंट डिपार्टमेंट बना। 1858 में महालेखाकार का कार्यालय बना। 1860 में सर एडवर्ड ड्रमंड पहले ऑडिटर जनरल बने। फिर भारत सरकार अधिनियम 1919 आया जिसमें उन्होंने महालेखा परीक्षक को सरकार नियंत्रण से मुक्त कर दिया था। फिर उसके बाद 1935 में प्रांतीय लेखा परीक्षक का प्रावधान आ गया। फिर 1936 में उन्होंने बोला कि भैया इनका लेखा परीक्षक का काम अलग कर दो और परीक्षण का काम अलग कर दो। ठीक है, लेखा का काम अलग, परीक्षण का काम अलग। फिर 1950 में हमारा कैग बन गया। ठीक है, आर्टिकल 148 में। फिर 1968 में हमने एक लेखा बोर्ड बना दिया जिसमें एक अध्यक्ष होगा, 3 सदस्य होंगे, और इसकी नियुक्ति कौन करेगा, कैग खुद करता था। फिर 1971 में हम नियंत्रक को महालेखा परीक्षक का जो एक अधिनियम है 1971, उसको हमने लॉन्च किया और उसमें भी वही काम किया कि लेखांकन और लेखा परीक्षा दोनों की जिम्मेदारी फिर से कैग को दे दी। फिर 76 में हमने फिर से इसको सुधार किया और दोनों का काम अलग अलग कर दिया। ठीक है, अगर हम मंत्रालयों के बारे में महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में बात करें तो 148, 149, 150 और 151 में इसके बारे में दिया गया है। ठीक है, 148 में अगर हम बात करें तो 148(1) में भारत का एक कैग होगा, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है इसका, और हटाने की प्रक्रिया जो है सुप्रीम कोर्ट के जज के अकॉर्डिंग होती है। शपथ इसकी तीसरी अनुसूची के अनुसार राष्ट्रपति ही दिलाता है। 148(2) में आपको बताया गया है। 148(3) में इसकी वेतन और सेवा शर्तों के बारे में बताया गया है। तो जैसे अगर हम बात करें कि सेवा शर्तों में इसकी 6 साल या 65 जो भी पहले हो जाएगा वो होगा, ये धारा 4 में दिया गया है। 2.5 लाख रुपए इसकी सैलरी होगी, और अगर इसको रेजिग्नेशन देना है तो ये प्रेसिडेंट को दे सकता है। ये कहां पर लिखा हुआ है, तो जो इनका अधिनियम है 1971
उसकी धारा 3 और 4 में लिखा हुआ। आर्टिकल 148(4) में जैसे ये रिटायर होते हैं तो क्या ये कहीं बैठ सकते हैं, तो कहीं पर भी नहीं बैठ सकते। आर्टिकल 148(5) में कैग का जो प्रशासन संबंधित नियम होते हैं ना, वो कैग बना सकता है बट राष्ट्रपति की सलाह से, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 148(6) कैग का वेतन या जो संचित निधि भारत की संचित निधि पर आधारित है, तो उसका मतलब क्या होता है वो मैंने आपको बताया हुआ है। आर्टिकल 149 कैग के कर्तव्य और शक्तियों के बारे में मैंने आपको बताया, 1971 के एक्ट में लिखा हुआ है। आर्टिकल 150 संघ और राज्यों के राज्यों हेतु जो प्रारूप है, मतलब कैसा किस टाइप से फॉर्मेट में लाना है आपको चीज है, वो सब राष्ट्रपति द्वारा कैग के थ्रू डिसाइड होगा। आर्टिकल 151 कैग जो एक रिपोर्ट बनाएगा साल भर की, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट है तो वो राष्ट्रपति को देगा, फिर राष्ट्रपति उसको संसद के दोनों सदनों में रखवाएगा, और अगर राज्य की रिपोर्ट है तो राज्यपाल को देगा और राज्यपाल फिर उसको विधानसभा में रखवाता है, ठीक है। आयोग एकदम संवैधानिक है, बिल्कुल है, 1858 में बना था। आज का जो कैग है हमारा वो 26 जनवरी 1950 में बना है। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। एडवर्ड ड्रमंड 1868 1862 तक रहे हैं। ऑडिटर जनरल भारतीय अगर हम बात करें तो 1948 से 54 तक बीच में रहे बी नरहरि राव। अभी गिरीश चंद्र मुर्मू है, 14वें हैं, 8 अगस्त 2020 से बने हुए हैं। इंपॉर्टेंट में विनोद राय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्होंने कोल घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, बहुत सारे जो DLF घोटाला सब इन्होंने ही खोले थे, ठीक है। तो 2008 से 2013 के बीच में शशिकांत शर्मा, राजीव महर्षि, अब तक कोई भी महिला नहीं रही है। डॉक्टर अंबेडकर ने इसको बहुत महत्वपूर्ण बोला है कि कैग हमारे संविधान का एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक रक्षक के रूप में माना जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। उसके बाद अगर हम कैग के पावर के बारे में बात करें तो कैग के पावर बहुत सारे हैं 148 से 151 के बीच में, लेकिन जो मेन पावर है मैंने आपको यहाँ पर सारे डिस्कस कर दिए। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच। इफ यू वांट इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। हम बहुत जल्दी सारा सिलेबस कवर अप कर लेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।